ऑडियो वीडियो सब आ रहा है ना? So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all. So, today we are doing class 12th history of CBSE board. हम CBSE board की class 12 की history कर रहे हैं और आपकी ये book 1 में ये वाला chapter दे रखा है. देखिए history में CBSE board में आपकी 3 किताबें हैं, book 1, book 2 and book 3. तो जो आपकी book 1 है उसके अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस हुआ है और उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 3 है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास. और चैप्टर का नाम इस तरीके से, किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, ठीक है, जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी बात की जाती है. कास्ट में आपके वही वर्ण ऑर्डर्स हैं कि 4 वर्ण हैं आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. वो क्लास आपका कुछ हाई क्लास होगा, कुछ लो क्लास होगा, कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स होंगे, कुछ मलेच होंगे. उन सब चीजों के बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे. नाउ अर्ली सोसाइटी एंड सोसाइटीज, उस समय पर किस तरीके की सोसाइटी थी, क्या सोसाइटीज रही हैं. फ्रॉम सिरका, सी डॉट का मतलब होता है सिरका, 600 BCE टू 600 CE. सिरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. हमें अप्रोक्सीमेटली जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 600 BCE से लेकर 600 CE तक. तो इस टाइम पीरियड को अगर आपने समझना है, if you are confused about dates in history, then I request you, please go back and do watch my video on the concept of timeline. Then you will be able to understand the concept of dates in history. अगर आपको तारीख को समझना है, dates को समझना है, then you should study this 600 BCE to 600 CE. बेटा पीछे की डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं क्या आपको? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं आ रही. थोड़ी सी आ रही है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये जो चैप्टर है इसकी जो काफी सारे पार्ट्स पहले बन चुके हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट्स देखेंगे, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. उसके बाद में आप इस पार्ट पर आएंगे, ठीक है. पहले जितने प्रीवियस बन चुके हैं आप उनको देखेंगे, बाद में मैं पार्ट नंबर लिख दूंगी हर वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तो उस हिसाब से आप देखेंगे. और इस चैप्टर में हमने कोशिश यही की है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आधे घंटे या एक घंटे का ही एक पार्ट बनाया गया है कि बच्चा आधा आधा घंटा कर करके पूरे चैप्टर को कवर अप कर ले. चलिए, अब जहां से हमें करना है वो वाली स्लाइड निकाल लो. ये वाली सारी चीजें हम पहले कवर अप कर चुके हैं. एक सेकेंड, इससे पीछे करो. ये हमें करना है ना, ये तो इससे प्रीवियस स्लाइड दिखाइए. हाँ जी. तो जो देखो हमारी लास्ट वीडियो थी बेटा, प्रीवियस स्लाइड पे ही रहो ना. नहीं, हमने इससे आगे कर लिया था. हाँ जी बेटा जी, यहाँ से हमने ये वाली जो पॉइंट है, द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडालास, ये वाला पोर्शन यहाँ तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कवर अप कर चुके हैं. जिसने यहाँ तक का पोर्शन नहीं देखा है, देन आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ तक का पोर्शन आप प्रीवियस वीडियो में देख लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. अब नेक्स्ट स्लाइड करो. हाँ जी. तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 600 BCE से लेकर 600 CE तक की. तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड स्टेटस, कि सोसाइटी में क्या क्या इम्प्लीकेशंस रही हैं, कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और किसका क्या स्टेटस रहा है. मान लो अगर कोई रिच है सोसाइटी में, तो उसके पास क्या है, रिसोर्सेज ज्यादा है. तो क्या रिसोर्सेज ज्यादा होने की वजह से क्या उसको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है कि नहीं दी जा रही. फिर स्टेटस की बात की जा रही है कि मेन को एक हायर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है और
विमेन को नहीं प्रोवाइड किया गया है, ये सारी बातों के ऊपर हम सोचेंगे। ठीक है, महाभारत जो हमने पढ़ा था, दैट वाज द टेक्स्ट व्हिच वी टुक इट एज आवर बेसलाइन, कि हमने महाभारत को एक बेस रखा और फिर उसके बाद हमने बाकी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करी। कि एक बार ये डोर क्लोज कर दो। ठीक है, हमने महाभारत को एक बेस रखा और फिर हमने सोचा कि बाकी चीजें इसके अराउंड कैसे कैसे रिवॉल्व करेगी, यानी कि सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है, सोसाइटी में इसका क्या असर आ रहा है, किसके पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो उसकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, स्टेटस किस हिसाब से डिटरमाइन हो रहा है। तो आज की डेट में क्या चीजें अलग हैं, क्या उस समय पर चीजें अलग थी, ये वाली सारी चीजों के ऊपर अब हम सोचेंगे। तो सबसे जो आपका पॉइंट नंबर ए है, दैट इज जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। रिसोर्स मतलब क्या, प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, है ना। हमारे पास में प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वजह से हम लोगों का स्टेटस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उसको हम बोल देंगे ये हाई स्टेटस है इनका, और जिसके पास कम है हम बोल देंगे उनको लो स्टेटस के हैं ये। ठीक है, तो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी यानी कि उस समय पर कितनी प्रॉपर्टी एक मेल को दी जाएगी और कितनी प्रॉपर्टी एक फीमेल को दी जाएगी, इसको लेकर वेरिएशंस रहे हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़ना शुरू कीजिए। Gendered access to property. According to the Manusmriti, Dharma Sutras, and Dharma Shastras, the paternal estate was to be divided equally among the sons after the death of the father. The special share of the eldest. Women could not claim a share of these resources. However, women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as Stridhan, literally a woman's wealth. This could be inherited by their children without the husband having any claim on it. At the same time, Manusmriti warned women against holding family property or even their own valuables without the husband's permission. Wealthy women such as the Vakata- Vakataka Vakataka Queen Prabhavati Gupta had property. वकटका, वकटका, Vakataka किसको Queen वकट, Vakataka Queen Prabhavati Gupta had property including lands. However, epigraphy and textual evidence suggest that upper class women had access to resources like land, cattle, and money. ऑलराइट। ठीक है, तो इसको बेटा थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिए, मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी बड़ा है बट आप बच्चों के लिए कर दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, इफ वी आर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 1, इसमें 5 पॉइंट्स है और बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट आज की डेट में भी ऐसा देखा जाता है, ऑल्दो आजकल तो रूल्स और रेगुलेशंस इस तरीके से हैं कि विमेन भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है। तो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, according to Dharam Sutras and Dharam Shastras, the paternal estate was to be divided equally among the sons after the death of the father, with a special share for the eldest. कह रहे हैं कि मनुस्मृति, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र ये कह रहे हैं कि जो पेटर्नल एस्टेट है, यानी कि जो पैतृक संपत्ति है, यानी कि जो एक फादर की जो प्रॉपर्टी है, वो किसके उसमें इक्वली डिवाइड होगी, बेटों को मिलेगी, अमंग दी सन्स। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि बेटी को प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या लिखा है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, बेटों को मिलेगी, और उसमें भी जो बड़ा बेटा होगा, जो एल्डेस्ट सन होगा, उसको ज्यादा मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद लिखा है women could not claim a share of these resources. जो women है वो इन resources पे अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकती। आज की डेट में कर सकती है, पहले नहीं कर सकती थी। However, third point, women were allowed to retain gifts they received on the occasion of the marriage as स्त्रीधन। तो स्त्रीधन मतलब पहले के टाइम पर बोला जा रहा है स्त्रीधन, आज की टाइम में हम लोग बोलते हैं दहेज। जो दहेज प्रथा है,
कि लड़की की शादी होती है तो माँ बाप उसे क्या देते हैं, दहेज देते हैं, उसके ऊपर लड़की का अधिकार होता है। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड्स हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। उसमें हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता। जो लड़की दहेज लेकर जाती है, स्त्री धन जो होता है, उसके ऊपर हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता, और ये विमेन की वेल्थ होती है और ये आगे चलकर उनके बच्चों को मिल सकती है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। आगे लिखा है, एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्नड विमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। सो साथ ही साथ में ये तो बोल दिया कि स्त्री धन मिलेगा एक औरत को, यानी कि दहेज मिलेगा, उसके ऊपर उसका अधिकार है। लेकिन जो वो है, क्या बोलते हैं, मनुस्मृति जो है वो एक औरत को मना करती है कि आप फैमिली की प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड कर सकते, यानी कि फैमिली की प्रॉपर्टी को आप अपने पास नहीं रख सकते। और अगर आपको अपने भी कोई वैल्यूएबल्स रखने हैं तो आपको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये इन जनरल सारी विमेन के लिए सेम लॉ एंड ऑर्डर है। आगे लिखा है, wealthy women such as Vakataka Queen and Prabhavati Gupta had property including lands. However, epigraphic and textual evidences suggest that the upper class women had access to resources, land, cattle and money. So बोला गया कि जो लोअर कास्ट विमेन है उनके पास तो वैसे ही कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन जब जैसे हम वकाटका क्वीन की बात करते हैं या प्रभावती गुप्ता की बात करते हैं तो इनके पास लैंड थे, बड़े बड़ी जमीनें थी, इनके पास कैटल थी, कैटल मतलब गाय भैंस जो होती है वो थी, मनी थी इनके पास में। तो ये दिखाने की जो बड़ी बड़ी रानियां थी उस समय पर, उनके पास तो पावर थी, उनके पास तो पैसा था, लेकिन छोटी छोटी जो आम जो विमेन थी उनके पास नहीं था। सो यही है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड स्टेटस। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड, इसको छोटा कर दो और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। प्रीवियस स्लाइड बेटा समझ में आ गया? अब इसमें बात करेंगे, पहले हमने क्या बात की थी कि जेंडर के हिसाब से कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सबको पता चल गया कि विमेन को सब क्या कितना मिलेगा, सिर्फ स्त्री धन मिलेगा, यानी कि जितना उसको दहेज में दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही मिलेगा, उसके अलावा उसके ऊपर उसके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। सिर्फ जो मेजर मेजर रानियां थी जैसे कि वकाटका क्वीन और प्रभावती गुप्ता, उस समय की जो रानियां थी उनके पास था, बाकियों के पास नहीं था। हम बात करें वर्ण के अकॉर्डिंग, हमारी 4 वर्णास हैं, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण वो लोग जो कि चीजों को पढ़ा रहे हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, यानी कि यज्ञ हवन वगैरह कर रहे हैं। क्षत्रिय वॉरियर क्लास हो गई जो कि युद्ध लड़ रही है। फिर आपके वैश्यास ट्रेडिंग कम्युनिटी हो गई, बिजनेस क्लास हो गई। और आपका शूद्रास आपके हो गए जो कि मिनियल जॉब्स कर रहे हैं, अपर 3 वर्णास को सर्व कर रहे हैं। तो वर्ण के हिसाब से किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे कि ब्राह्मण को कितनी मिलेगी, एक क्षत्रिय को कितनी मिलेगी, एक शूद्र को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। चलिए पढ़िए। Varnas and the access to property. According to the Brahmanical text, another creation for regulating access to wealth was Varna, एक while a सेकेंड बेटा variety जी, क्रिएशन नहीं है, क्राइटेरिया है ये। criteria for regulating access to wealth and was Varna, while a variety of occupations were listed for men. Of the first 3 Varnas, the only occupation prescribed for the Shudras were uh, servitude. If these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have been the Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas. The poorest men would have been Shudras. The Buddhist texts recognized that there were differences in society but did not regard these as natural or inflexible. The Buddhist texts also rejected the idea of claim to status on the basis of birth. तो कह रहे हैं
कि अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बेटा बच्चों के लिए इसको बड़ा कर दो, मेरे पास तो मैं तो बड़ा स्क्रीन कर लेती हूँ, आप लोग कर दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना, कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, किसके पास कितना पैसा रहेगा, ये किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, वर्ण के बेसिस पे, वर्ण के बेसिस पे। ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट में लिखा है while a variety of occupations were listed for men of the first three varnas, the only occupation prescribed for shudras was servitude। कह रहे हैं कि जो वर्ण कितने हैं हमारे पास, चार है, ब्राह्मण, ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास। तो कह रहे हैं जो अपर थ्री वर्ण है ना, मेन ऑफ फर्स्ट थ्री वर्णास यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, इनके लिए जो ऑक्यूपेशन है वो प्रिस्क्राइब है कि जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करेंगे, टीचिंग का काम करेंगे, क्षत्रिय है, वॉरियर क्लास है तो वो युद्ध लड़ेंगे, और जो आपके वैश्यस हैं वो बिजनेस करेंगे। लेकिन जो काम शूद्रास के लिए दिया गया है वो क्या है, सर्विट्यूड, कि वो अपनी ऊपर वाली क्लास को क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ठीक है, इसको सर्विट्यूड बोलते हैं। जब सर्व करता है कोई किसी को, दैट इज नोन एज सर्विट्यूड। फिर आगे लिखा है if these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have been Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas. The poorest men would have been Shudras. कह रहे हैं कि अगर इन प्रोविजंस को देखा जाए तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या है ये अमीर लोग रहे होंगे सोसाइटी में, और जो सबसे पुअरेस्ट रहे होंगे वो कौन रहे होंगे, शूद्रास। इतनी बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि इनको हायर वर्णा में रखा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास को, और शूद्रास को एकदम लो कैटेगरी के पीपल बोल दिया, तो इनको पुअर भी बता दिया। आगे चलते हैं। आगे लिखा है द बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में भेदभाव है, डिफरेंसेस हैं, बट डिड नॉट रिगार्ड दीज एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। वो कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस तो है, बट ऐसा नहीं है कि ये इनफ्लेक्सिबल है। हो सकता है कि किसी किसी जगह पर ये थोड़े फ्लेक्सिबल भी रहे हों। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोई शूद्र भी कभी अमीर रहा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें नेचुरल नहीं है। नेचुरल तो नहीं है ना, ये तो हम इस सोसाइटी में आए तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर में हम फंस गए। भगवान जी ने तो हमें ये नहीं बनाकर भेजा था ना कि ये कैटेगरी है, ये है, वो है, ऐसा तो नहीं था। तो आगे लिखा है फिफ्थ पॉइंट में, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑल्सो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। सो बुद्धिज्म वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा भी था। तो इसमें लिखा है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो रिजेक्ट करते हैं आइडिया। ब्राह्मण ने तो बोल दिया जो ब्राह्मण बनेगा वो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा और उसको हायर स्टेटस मिलेगा, जो क्षत्रिय के उसमें पैदा हो गया वो युद्ध लड़ेगा। लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो रिजेक्ट कर रहे हैं इस आइडिया को कि सारी चीजें बर्थ के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। चीजें किसके बेसिस पे होनी चाहिए, मेरिट के बेसिस पे, यानी कि जो जिस चीज में अच्छा है वो उस चीज को करे। इतनी बात समझ में आ गई? तो वर्ण के हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास होगी, ब्राह्मणास, क्षत्रियास और वैश्यास के पास, शूद्रास के पास नहीं होगी या कम होगी, होगी तो बहुत कम होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पिछला समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब आगे लिखा है an alternative social scenario sharing wealth in ancient Tamil Nadu। देखिए जो हमने बात करी है पिछले उसमें वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक था। नॉर्थ इंडिया को मेजर फोकस मानकर ज्यादातर चीजें लिखी गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो। तमिलनाडु मतलब साउथ इंडिया की एक तरीके से बात हो गई। तो साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर स्पेसिफिकली
जो सोशल सिनेरियो रहा है, जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो सिनेरियो रहा है ऑफ शेयरिंग वेल्थ इन एंशिएंट तमिलनाडु वाज अ बिट डिफरेंट रहा होगा ना, ऑब्वियसली। जरूरी तो नहीं है ना कि अब हम नॉर्थ इंडिया में रोटी खाते हैं तो साउथ इंडिया वाले भी रोटी खाएंगे, साउथ इंडिया वाले चावल खाते हैं, है ना। तो सिमिलर मैनर में जो सोशल सिनेरियो रहा है वो एंशिएंट तमिलनाडु में, आज के ने पहले के एंशिएंट तमिलनाडु में किस तरीके का रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या बात करने वाले हैं। अब इसको आप पढ़िए, फिर हम आगे की चीजों को समझेंगे। थोड़ा सा अपने लिए भी बड़ा कर लो, सबको क्लियरली दिखेगा। An alternative social scenario sharing wealth in ancient Tamil Nadu. In ancient Tamil Nadu, where men who were generous were respected, while those who were miserable or simple accumulated wealth for them were disrespectful. In Tamil Nadu, where there were several chiefdoms around 2000 years ago, the chiefs were patrons of bards and poets who sang songs in praise of them. Poems included in the Tamil Sangam. Anthologists often illuminate social and economic relationships, while there were differences between the rich and poor. Those who control resources were also expected to share them. ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हल्का सा छोटा करना, मुझे ऊपर वाला देखना है पॉइंट। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बड़ा कर दो। हाँ जी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि सोशल सिनेरियो तमिलनाडु में, एंशिएंट तमिलनाडु में किस तरीके से था, और वेल्थ को लेकर उस समय पर तमिलनाडु के अंदर क्या भावनाएं थी, और किसको रिस्पेक्टेड बोला जाता था और किसको डिसरिस्पेक्टेड बोला जाता था। तो बोल रहे पॉइंट नंबर 1 में, इन एंशिएंट तमिलनाडु वेयर मेन हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड। जो लोग जेनरस होते हैं, अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। while those who were miserly or simply accumulated wealth for them were disrespected। कह रहे हैं जो लोग जेनरस हैं, यानी कि जो ज्यादा दान पुण्य कर रहे हैं, उनको एंशिएंट तमिलनाडु में रिस्पेक्ट दी जा रही है, और जो लोग सिंपली एक्यूमुलेट कर रहे हैं वेल्थ को, यानी कि सारी की सारी वेल्थ को उठाकर अपने पास रख रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। जो दान दक्षिणा दे रहे हैं उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, जो जेनरस है उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, जो लोग सारी वेल्थ को अपने पास रख रहे हैं और किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, इन तमिलनाडु वेयर देयर वर सेवरल चीफडम्स। तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे चीफडम्स रहे हैं। अराउंड 2000 years ago the chiefs were patrons of bards and poets who sang songs in praise of them। अब क्या बोल रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर there were several chiefdoms। ठीक है, बहुत सारे क्या थे, चीफ्स थे। ठीक है, जैसे एक तो राजा होता है मेन, और उसके नीचे वो छोटे छोटे चीफ नहीं होते, तो उनको सामंत शायद हिंदी में बोलते हैं। तो अलग अलग जो सामंत होते हैं या चीफडम्स, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले हो, चीफडम्स याद रखना। So in Tamil Nadu, where there were several chiefdoms around 2000 years ago, 2000 साल पहले की बात बता रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर the chiefs were patrons of bards and poets। पैट्रोनेज से रिलेटेड हो गया कि हम जैसे पैसे देकर और बोलते थे कि इनकी प्रेज में लिखो। ठीक है, पैट्रोनेज करना, दान दक्षिणा जो दे रहे हैं, तो दान दक्षिणा देकर क्या बोलते थे, who sang songs in praise of them। तो जितने भी चीफ्स होते थे वो क्या करते थे, पोएट्स को, यानी कि जो बड़े बड़े कवि होते थे उनको गिफ्ट्स देते थे, उनको अच्छी वेल्थ देते थे। who sang songs in praise of them, जो आकर उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें गाते थे। जैसे कि अगर मैं मुगल का एग्जाम्पल लूं, तो अबुल फजल ने जैसे अकबर के लिए लिखा था ना, उसके प्रेज में पूरी आईने अकबरी लिखी थी, उसकी कई वॉल्यूम्स लिखी गई थी। तो सिमिलर मैनर में वहां पर भी
पैसे किसको मिलते थे? तमिलनाडु के अंदर लोग गाने गाते थे, किसकी प्रेज में? चीफ की प्रेज में। जो वहां का एक सॉर्ट ऑफ ओनर है, उनकी प्रेज में जो गाना गा रहा है, उसको वो दान दक्षिणा दे रहे हैं, उनको गिफ्ट देते थे, मनी देते थे, इस तरीके से। आगे लिखा है, poems included in Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relationships. While there were differences between rich and poor, those who controlled resources were also expected to share them. ठीक है, कुछ लोग पोएम पढ़ देते हैं, आज के जमाने में पोम्स बोला जा रहा है इसको। तो लिखा है, पोम्स इंक्लूडेड इन द तमिल संगम एंथोलॉजीज। एक तमिल संगम लिटरेचर है आपकी एक, जिसके अंदर सारी के सारे चीजें लिखी गई हैं तमिल की। तो लिखे है कि पोम्स इंक्लूडेड इन द तमिल संगम एंथोलॉजीज, यानी कि जो कविताएं तमिल संगम की जो लिटरेचर है उसमें लिखी गई है, often illuminate social and economic relationships. तो यानी कि पोइट्री के माध्यम से, through the medium of poetry, we understand the social and economic relationships of that at that point of time. कि उस समय पर सोसाइटी में और इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, वो हमें पोइट्री पढ़कर समझ में आ जाता है। while there were differences between rich and poor, obviously अमीर और गरीब में differences रहे हैं, those who controlled resources were also expected to share them. आप क्या देख रहे हो, तमिलनाडु में एक ये स्पेशलिटी है कि वो कह रहे हैं कि जो लोग रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं उस पैसे को क्या करूंगी? शेयर करूंगी, गरीब लोगों के साथ शेयर करूंगी, दान दक्षिणा दूंगी, ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके, है कि नहीं? सो ये एक अच्छी बात रही है तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में। इतना समझ में आ गया? इसको छोटा कर दो। हाँ हाँ, an alternative scenario of sharing wealth in the ancient Tamil Nadu, ये आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब पहले हमने क्या बात की थी? एक बार सबसे पीछे जाओ, जहां से आज शुरू किया था, सोशल वर्णा वाले से जो पहले स्लाइड थी उस पे जाइए। इसके अंदर बेटा पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सेस, implications of access to resources and status। कह रहे हैं कि सोसाइटी में क्या implications रहे हैं of access to resources and status, कि किसको कितने resources मिलेंगे और क्या status मिलेगा। ये हमने किस किस context में बात किया? सबसे पहले सॉरी, आई एम सो सॉरी, सबसे पहले हमने जेंडर के कंटेक्स्ट में बात की थी, है कि नहीं? अब उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाओ। फिर हमने वर्णा के केस में बात की थी, पहले हमने जेंडर के केस में बात की थी कि प्रॉपर्टी किसको कैसे मिलेगी, फिर हमने वर्णा के केस में बात करी। फिर थर्ड स्लाइड पे आ जाइए, मतलब इसके नेक्स्ट। फिर हमने बात की कि एंशिएंट तमिलनाडु में लोगों को वेल्थ किस तरीके से मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले जो हमने डिस्कस किया वो हमने वेल्थ को डिस्कस किया कि पैसा का सोसाइटी में क्या इम्प्लीकेशन है, किसको कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो पहले हमने जेंडर के केस में देखा कि मेन को ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं व्हाइल फीमेल वर गेटिंग लेस रिसोर्सेज। फिर हमने देखा वर्णा के केस में कि शूद्रास को सबसे कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड ब्राह्मणास, क्षत्रियस एंड वैश्यास आर हैविंग हायर रिसोर्सेज। ठीक है, उनके पास हायर एक्सेस है रिसोर्सेज का। तीसरा हमने तमिलनाडु के केस में देखा कि डिफरेंसेस तो है रिच और पुअर के बीच में, लेकिन जो वो है आपके बेसिकली जो रिच लोग हैं उनको तभी रिस्पेक्ट किया जाता है जब वो अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, गरीब लोगों के साथ बांटते हैं। चलिए अगले उस पे जाइए। अब बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। अब जो हमने बुद्धिज्म वाला चैप्टर किया था ना, जिसके अंदर हमने स्तूपा की बात की थी, वाला जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था,
तो उस चैप्टर से ये काफी ज्यादा कोरिलेट करेगी चीजें। अब इसके अंदर हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सोशल डिफरेंसेस कि सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड से कॉन्ट्रैक्ट समझ लो आप, कि सोशल डिफरेंसेस क्या रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट थ्योरीज, कि बुद्धिज्म में जो थ्योरीज दी गई हैं उसको लेकर क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं, क्या सोशल डिफरेंसेस रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, पढ़ने क्या वाले हैं? हम्म? हाँ, कि भाई सोशल डिफरेंसेस की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट थ्योरी, कि बुद्धिज्म के अंदर, बुद्धिस्ट थ्योरी के अंदर ऐसा क्या बताया गया है कि सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए आप इन्हें रीड कीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि क्या है। Buddhists also developed an alternative understanding of social inequalities. Sutta Pitaka suggested that originally human beings lived in an idyllical state of peace, taking from nature only what they needed from each meal. However, there was a gradual deterioration of this status as human beings became increasingly greedy. Vindictive and deceitful, they wanted to select a leader who should be strong. The leader who is selected should ensure protection to the people and should banish the criminals who deserve to be banished. For his service, we will give him a portion of rice. The leader who is chosen by the whole people would be known as the Mahasamata, the great elect. This suggests that the institution of kingship was based on human choice, with taxes as a form of payment for services rendered by the king. At the same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relations. हाँ जी, कुछ समझ में आया कि कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया, चलिए बढ़िया है, कुछ नहीं आया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझाने की मैं कोशिश करती हूँ आपको, फिर देखते हैं कि क्या समझ में आता है और क्या नहीं। तो सबसे पहले समझ में इतना तो समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या सोशल डिफरेंसेस रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट थ्योरी, कि बुद्धिज्म में जो थ्योरी दी गई है उसके हिसाब से सोसाइटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं, और उन सोशल डिफरेंसेस को हमने एक नाम दे दिया जिसको हमने बोल दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। चलिए अब इसमें लिखा है, मैं एक एक पॉइंट करके समझाती हूँ आपको। लिखा है द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। जो बुद्धिस्ट है उन्होंने भी एक ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप की है सोशल इनइक्वालिटीज को लेकर, कि यानी कि समाज में क्या क्या इनइक्वालिटीज रही हैं, सोसाइटी के अंदर क्या क्या इनइक्वालिटी रही है, कि रिच को और रिच बना दिया गया, पुअर को और पुअर बना दिया गया, क्या क्या इनइक्वालिटीज रही गई हैं। तो बुद्धिस्ट ने इसके ऊपर अपना एक ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी सी अलग है, देखते हैं वो क्या है। सुता पिताका सजेस्टेड, देखिए जब मैंने आपको बुद्धिज्म वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने 3 बास्केट्स की बात की गई थी, कि 3 टेक्स्ट है हमारे पास, 3 बास्केट्स हैं, जो उसके अंदर एक बास्केट ऑफ टेक्स्ट का नाम क्या है, सुता पिताका। त्रिपिताका की बात की थी ना, विनय पिताका, सुता पिताका, ये सब की बात की थी। तो सुता पिताका क्या है, एक टेक्स्ट है जिसके अंदर बुद्धिज्म की चीजें लिखी गई हैं। तो लिखा है कि सुता पिताका सजेस्टेड दैट ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस, कि शुरुआत में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो शांति की स्थिति में रहते थे, आइडियल जो स्टेट है पीस की उसमें रहते थे, टेकिंग टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली वट एवर दे नीडेड फॉर ईच मील, कि भाई जो ह्यूमन बींग्स थे पुराने जमाने में वो क्या करते थे, जब शुरू हुआ था ओरिजिनली, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते थे कि एक तो पीस में रहते थे और उतना ही नेचर से लेते थे जितना उनको चाहिए होता था। यानी कि अगर आज उन्हें खाने के लिए
फल और सब्जी चाहिए तो सिर्फ वो जंगल में जाकर सिर्फ वही फल और सब्जी लेकर आ जाते थे और उसको खा लेते थे, बस इतना ही। इतनी बात समझ में आ गई कृष्णा? हाँ जी। चलिए आगे लिखा है हाउएवर। बेटा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई क्या? नहीं चल रही है। एक सेकेंड बेटा, रिकॉर्डिंग स्टॉप। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो सुता पिताका है उसके अंदर ये बताया गया है कि एक आइडियलिक स्टेट में पहले ह्यूमन बीइंग्स रहते थे। आइडियलिक स्टेट मतलब क्या? पीस, शांति की स्थिति में रहते थे और नेचर से उतना ही लेते थे जितना उनको चाहिए होता था। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट में लिखा है हाउएवर देयर वाज अ ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ देयर स्टेटस। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो स्थिति थी ना उससे हम धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लगे। कि पहले हम समझते थे कि जितना हमें खाना चाहिए हम उतना ही खाना ले ले, बस इतना पर्याप्त है, इतना सफिशिएंट है। एज ह्यूमन बीइंग्स बिकेम इंक्रीजिंगली ग्रीडी, धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग्स ग्रीडी बनने लगे, vindictive and deceitful. They wanted to select a leader who should be strong. धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनको ये जो स्टेटस था वो डिटीरियोरेट होने लगा, डिटीरियोरेशन होने लगा कि हर मील के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही ले ले। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने एक लीडर सिलेक्ट किया जो कि क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना पॉइंट समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट में ये बोला सुता पिताका में जितना एक मील के लिए चाहिए उतना ले लो। सेकंड पॉइंट में ये बोला गया कि धीरे धीरे ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन होने लगा स्टेटस का और ह्यूमन बीइंग्स ग्रीडी हो गए, तो इन्होंने सोचा कि एक हमारे पास ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में लिखा है द लीडर हु इज सिलेक्टेड शुड इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड शुड बैनिश द क्रिमिनल्स who deserve to be banished। तो बोल रहे हैं कि जो लीडर है वो क्या करना चाहिए, लीडर को प्रोटेक्शन करनी चाहिए पीपल की, लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बैनिश करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? आगे लिखा है फॉर हिज सर्विस वी विल गिव हिम अ प्रोपोर्शन ऑफ राइस। अब जो लीडर काम करेगा उसको हम क्या देंगे, राइस देंगे। पहले जमाने में ऐसा पैसे जैसा कुछ नहीं था, बार्टर सिस्टम था ऑब्वियसली, जब हमने इको के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। तो उन्होंने क्या बोला कि विल गिव हिम अ प्रपोर्शन ऑफ राइस, कि इसको चावल का ये हिस्सा दिया जाएगा। द लीडर हु इज चूजन बाय द पीपल वुड बी नोन एज महासमता द ग्रेट इलेक्ट। तो पर्सन को क्या बोलते थे, महासमता द ग्रेट इलेक्ट। तो पैसे नहीं देते थे, पैसे जैसा कुछ था भी नहीं इनिशियली, तो चावल देते थे कि भाई चावल देंगे तो ये चावल खाएगा और उसकी फैमिली को भी राइस खाने को मिलेगा, है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट में बात की गई है दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप। फिफ्थ पॉइंट में दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, कि ये जो राजा महाराजा का जो सिस्टम आया ये ह्यूमन चॉइस की वजह से आया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले लोग जंगल में जाते थे, खाना जितना चाहिए उतना खा लेते थे। तो ये जो किंगशिप का जो सिस्टम आया ये ह्यूमन की वजह से आया, विथ टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग। और वो क्या देते थे, टैक्सेस, जैसे कि उसको चावल देते थे, राइस दे दिया। क्यों राइस दे दिया, क्योंकि as a king. At the same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relations। कह रहे हैं कि पहले तो राजा जो है वो ह्यूमन चॉइस की वजह से बना। दूसरा बात हमने ये बोला कि हम उसे पेमेंट दे रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए। वो पेमेंट क्या है कि हमने उसे चावल दिए, मतलब चावल दिया, आज की डेट में पैसे देते हैं या जो भी। तो ये क्या रिवील कर रहा है, ये रिवील कर रहा है कि ह्यूमन की एजेंसी है इन क्रिएटिंग
एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, यानी कि जो सोसाइटी के रिलेशंस है और जो आपके इकोनॉमिक जो रिलेशंस है, ये किसने बनाए हैं? ये ह्यूमन एजेंसी ने बनाए हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज भी ह्यूमन बींग्स ने अपने आप किया है और क्रिएट भी ह्यूमन बींग्स ने अपने आप किया है। सो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये है सोशल डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट थ्योरीज। कि बुद्धिज्म में ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, इसको बताया गया कि ये सोशल डिफरेंसेस इमर्ज कैसे हुए। कि भाई राजा को ज्यादा पावरफुल बता दिया तो ऑब्वियसली जो काम कर रहा है उसको पावरफुल बता दिया। तो ये इसमें सोशल डिफरेंसेस बताए गए हैं बुद्धिस्ट थ्योरी के अनुसार। पहले बताया गया कि सारी चीजें किसके बेस है, पहले मील वगैरह के लिए सिर्फ नेचर में से उतना ही खाना ले लेते थे जितना जरूरी होता था। बाद में ह्यूमन बीइंग ग्रीडी होने लग गया। फिर बताया कि एक को राजा बनाया गया, लीडर बनाया गया। फिर उसको एक हिस्सा चावल का दे देते थे कि भाई वो राजा बनकर हमारे लिए काम कर रहा है तो उसको चावल दे दिए। फिर उसके बाद उसको क्या बोला जाता था? महासमता बोला जाता था। दैट इज द ग्रेट इलेक्ट, कि हमारे हमने इतना महान जो राजा को इलेक्ट किया है। और ये जो किंगशिप है, ये सब क्या है? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। तो यानी कि ये जो सोसाइटी में डिफरेंसेस आए हैं, ये किसकी वजह से आए हैं? ये ह्यूमन एजेंसी की वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब तो मेरे ख्याल कितनी स्लाइड्स रह गई? 2-3 ही रह गई जी होंगी। 4 और रह गई है इसमें। 4 रह गई हैं, अच्छा ठीक है। इसमें बात करेंगे। लिखा है अंडरस्टैंडिंग, बेटा वो दिखाओ पहले, छोटा करो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ महाभारत। अब ये जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने जो बेस बुक ली है वो क्या है? महाभारत। हमने जो बेसिक जो हमने टेक्स्ट लिया है वो क्या है? महाभारत। तो इसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ महाभारत। यानी कि जो हम महाभारत टीवी में देखते हैं उसका क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है, यानी कि हिस्ट्री में वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से 1 मार्कर फ्रेम हो सकते हैं। क्यों फ्रेम हो सकते हैं? बिकॉज महाभारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी तो हम एंडिंग में भी करेंगे, क्योंकि सारी चीजें तो हम महाभारत के अराउंड ही रिवॉल्व करा रहे हैं। चलिए इसको रीड कीजिए। Language. The original version of Mahabharata is in Sanskrit, although there are other languages as well. However, Sanskrit used to be the Mahabharata in the Mahabharata is far simpler than of the Vedic Sanskrit. Content. Historians simplify the contents of Mahabharata under two bold, bold heads, narrative and didactic. Sections that contain stories are designated as narrative. Sections that contain norms are designated as didactic. This division is by no means watertight. The didactic sections include some stories and the narrative often contains some social message. Authors, the original story was probably composed by the charioteer bards known as Sutras, who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. These compositions circulated orally. Then, from 5th century BCE, Brahmins took over the story and began to commit it to writing. This was the first when Mahajanpadas, such as those of the Kurus and Panchalas, around whom the story was of the epic revolved, were gradually becoming kingdoms. Between circa 2000 BCE and 2000 CE, when the worship of Vishnu was growing in importance, and the Krishna of the important figures of the epic was coming to be identified as a incarnation of Vishnu. Between circa 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manusmriti were added. With these additions, a text which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 100,000 verses. This enormous composition is traditionally attributed to the
to a sage named Vasaya. Vasa. व्यासा, Vyasa. व्यास ऋषि, ठीक है। व्यासा, इन लोगों की आदत होती है इंग्लिश वालों की ना, एस के आगे ए लगाने की, व्यास को व्यासा कर दिया, बट इनका नाम क्या है, व्यास ऋषि। सो अब हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि महाभारत को हमें समझना है। आपको समझ में आया तो आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं कर दूं, बताओ, आया कुछ समझ में? नहीं आया, चलिए मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुनिए ध्यान से, कि जो महाभारत है उसकी अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली भी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं कि महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। जैसे आप और मैं अभी किस में बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर में बात कर रहे हैं, ताकि भाषा हमारी, हमें एक दूसरे को बात समझ में आ जाए। अब लिखा है पॉइंट नंबर 1, द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द महाभारत इज इन संस्कृत। जो ओरिजिनली जो महाभारत लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, संस्कृत में। ऑल्दो देयर आर अदर लैंग्वेजेस एज वेल, और भी भाषाएं होंगी जिसमें महाभारत उस समय पर लिखी गई होगी, बट जो ओरिजिनल वर्जन है वो किस में है, संस्कृत में है, ठीक है। आगे, however, the Sanskrit used in the Mahabharata is far simpler than that of the Vedic Sanskrit. बोल रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा, जो संस्कृत लैंग्वेज है, वो आपकी जो महाभारत में लिखी गई है वो बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल है than that of the Vedic Sanskrit. वैदिक संस्कृत में जो महाभारत थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, और नॉर्मली जो संस्कृत है वो काफी ज्यादा सिंपल है। इतनी बात समझ में आ गई, लैंग्वेज क्लियर हो गया। अब जब लैंग्वेज समझ में आ गई कि वो संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन जो वो संस्कृत थी वो क्या थी, सिंपल संस्कृत थी, सिंपलर थी, आसान संस्कृत में लिखी गई थी। अब बात करते हैं कंटेंट की, कि महाभारत में क्या कंटेंट लिखा गया था, कि ठीक है, कंटेंट में क्या लिखा गया है। तो लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, historians classify the contents of Mahabharat under 2 broad heads. जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं उन्होंने महाभारत के कंटेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से को बोला है नरेटिव और एक को बोला है डायडैक्टिक। यहां से आपका 1 मार्कर आ सकता है, पूरे चांसेस है नरेटिव और डायडैक्टिक से आपका 1 मार्कर आ जाए। सो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नरेटिव, इसके ऊपर क्या आप समझते हैं, और 4 ऑप्शन दे देंगे। और या फिर इस तरीके से पूछ ले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डायडैक्टिक, यहाँ से 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि क्या है। तो आगे लिखा है, sections that contain stories are designated as narrative. नरेट करना, किसी चीज को बताना, दैट इज नरेटिव। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कहानियां सुनाते हैं या सुनते हैं बचपन से ही, मम्मी से, पापा से, दादी से, दादू से, किसी से भी हम क्या करते हैं, कहानियां सुनते हैं। तो सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज आर डेजिग्नेटेड एज नरेटिव। जो जहां पर कहानी की बात होगी वो क्या होगा, नरेटिव। सेक्शंस दैट कंटेन सोशल नॉर्म्स आर डेजिग्नेटेड एज डायडैक्टिक। यानी कि ये डायडैक्टिक है, ये हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, जिसके अंदर सोशल नॉर्म्स लिखे गए हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या कायदे कानून है, सोशल नॉर्म्स, उनको हम क्या बोलेंगे, डायडैक्टिक। अभी कंफ्यूज करने के लिए जब आपको नरेटिव वाला ऑप्शन देंगे तो वो कंटेन स्टोरीज भी दे देंगे, कंटेन सोशल नॉर्म्स भी दे देंगे, आगे और भी 2-4 ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको फिर सही वाला चुनना होगा। नरेटिव है तो मतलब उसके अंदर स्टोरीज की बात की गई है, डायडैक्टिक है तो यानी कि उसके अंदर सोशल नॉर्म्स की बात की गई है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर जो थर्ड पॉइंट है, हाँ थर्ड, सेकंड और थर्ड तो हो गया, फोर्थ पॉइंट आगे लिखा है, दिस डिविजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाइट। ये जो डिविजन है
डायडैक्टिक और नरेटिव के बीच में ये वाटर टाइट नहीं है, यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है. द डायडैक्टिक सेक्शंस ऑल्सो इंक्लूड स्टोरीज. जो डायडैक्टिक सेक्शंस है उसके अंदर भी कहानी हो सकती है, यानी कि सोशल नॉर्म्स बताते वक्त यानी कि कायदे कानून को बताते समय भी कोई ना कोई कहानी हो सकती है. एंड द नरेटिव ऑफन कंटेन सोशल मेजर. कभी कभी कहानियों के अंदर भी कोई सोशल नॉर्म की बात हो सकती है कि कोई कहानी सुना रहे और कहानी सुनाते सुनाते ही उसके अंदर बोल दे कि ये सोशल नॉर्म है जो आपको फॉलो करना है, यानी कि ये कायदे कानून है जो उस समय पर प्रजा मानती थी. या हम महाभारत की ही अगर हम कहानी सुना रहे हैं तो उसके अंदर हम बता रहे हैं कि एक कायदे कानून की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद यानी कि आफ्टर सनसेट कोई भी वॉर नहीं होती थी, कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाता था. तो ये भी क्या हो गया, एक सोशल नॉर्म. कहानी के अंदर हमें सोशल नॉर्म भी पता चल गया. तो ये जो हमारा डिवीजन है ये वाटर टाइट नहीं है, यानी कि एकदम स्ट्रिंजेंट नहीं है. डायडैक्टिक और नरेटिव में आपस में एक दूसरे की चीजें आ सकती हैं, बट जो मेजर मतलब होता है वो यही होता है. जो कहानियां हैं वो नरेटिव है, स्टोरीज नरेटिव हो गई और सोशल नॉर्म्स डायडैक्टिक हो गए. अब आगे बात करते हैं. हमने लैंग्वेज समझ लिया, हमने कंटेंट समझ लिया. अब हम बात करते हैं ऑथर की, ऑथर या ऑथर्स की. ठीक है. अब महाभारत लिखी किसने, आएगा मन में सवाल कि भाई हम महाभारत की बात कर रहे हैं, किसने लिखी, क्या हुआ, कैसे ये टेक्स्ट बना, क्या इसकी कहानी रही होगी. तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है the original story was probably composed by a composed by charioteer bards known as sutas, who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating the victories and other achievements. These compositions circulated orally. तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो चैरिटर बार्ड्स है जिनको हम सुतास कहते हैं, वो हु जनरली अकम्पनीड क्षत्रिय वॉरियर्स, जो उस समय पर क्षत्रिय रहे होंगे, जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा होगा, जो क्षत्रिय वॉरियर्स रहे होंगे टू द बैटलफील्ड, यानी कि युद्ध क्षेत्र में, बैटलफील्ड में जिन लोगों ने ये युद्ध लड़ा होगा, कंपोज्ड पोम्स सेलिब्रेटिंग द विक्ट्रीज एंड अदर अचीवमेंट्स. यानी कि जो लोग युद्ध लड़ने गए, जो लोग वॉर में गए महाभारत की, जो कि आपके कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी, तो जो लोग जीत कर आए उन्होंने उनके बारे में कहानियां लिखी होगी. दीज कॉम्पोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, कि वो एक एक को जा जाके बताते थे कि अच्छा पांडवों की विजय हुई. प्रजा में, आम प्रजा में तो बात गई होगी ना कि अच्छा पांडवों की विजय हुई, और इसके ऊपर जा जाके कविताएं सुनाते थे. इतनी बात समझ में आ गई प्रियांशु जी? जी. कहाँ गए प्रियांशु जी? प्रियांशु जी, हम्म. इतना समझ में आ गया बेटा कि भाई जो लोग जीतते थे वो जाकर जगह जगह जाकर कहानियां सुनाते थे कि अच्छा इनकी विजय हुई, ये जीत गए, ये इनकी विक्ट्री हुई है. यहां तक समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2 में लिखा है देन फ्रॉम 5th century BCE Brahmins took over the story and began to commit it writing. 5th century से पहले तो ओरल कॉम्पोजिशंस जाते थे कि सुनी सुनाई कहानियां एक दूसरे को सुनाते थे कि अच्छा ऐसे पांडवों की विजय हुई. तो 5th century से लेकर जो ब्राह्मण्स थे took over the story and began to commit it to writing. 5th century में ब्राह्मणों ने इसके ऊपर कहानी लिखनी शुरू कर दी. ठीक है. This was the time when Mahajanapadas, such as those of Kurus and Panchalas, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming kingdoms. तो बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने कहानी को लिखना शुरू कर दिया. और इस समय पर जो महाजनपद है, महाजनपद हमने मौर्यन के कंटेक्स्ट में पढ़ा था. जब मैं मौर्यन एम्पायर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको महाजनपदा के बारे में बताया था. तो बोल रहे हैं दिस वाज द टाइम when Mahajanpadas such as those of the Kurus and Panchalas
around whom the story of the epic revolves were gradually becoming kingdoms. तो कुरु और पंचाल की जो कहानी है कि ये कुरु राज्य की जो कहानी है और जो पंचाल की जो कहानी है कौरव और पांडव की, ये इन किंगडम्स के अराउंड रिवॉल्व करने लगी. ठीक है, जैसे टिल डेट वी आर स्टडिंग रामायण. रामायण को हम आज भी पढ़ रहे हैं. आज भी हमारे रामायण, अभी हमने दिवाली मनाई, राम जी के आने की खुशी में तो मनाते हैं दिवाली सेलिब्रेशन जो होता है. तो सिमिलर मैनर में बाकी चीजें भी इस तरीके से होने लगी. आगे लिखा है थर्ड पॉइंट में, बिटवीन सिरका 200 BCE and 200 CE, when the worship of Vishnu was growing in importance, the Krishna, one of the important figures of the epic, was coming to be identified as an incarnation of Vishnu. कह रहे हैं कि 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच में when the worship of Vishnu was growing in importance, जब भगवान विष्णु की उस समय पर जब पूजा होने लगी, तो कृष्णा was the important figures in the epic. जो महाकाव्य था महाभारत का, जो एपिक रहा है, तो महाभारत के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है आपके? भगवान कृष्ण. भगवान कृष्ण ने महाभारत में के अंदर गीता का ज्ञान दिया सारा का सारा. तो was coming to be identified as an incarnation of Vishnu. तो उस समय पर बोला गया कि जो कृष्ण भगवान है वो किसके अवतार है? भगवान विष्णु के अवतार है. और भगवान विष्णु के अवतार जो कि श्री कृष्ण है, उन्होंने उस समय पर हमें गीता ज्ञान दिया है और वो महाभारत के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब भगवान कृष्ण की बात हुई तो महाभारत का भी कंटेक्स्ट पूरा का पूरा खुलकर आ गया. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब तो पहले अभी हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले जो लोग जीते युद्ध, उनके बाद में लोगों ने जो यानी कि उनके जो वॉरियर्स वगैरह रहे होंगे पांडवों के, तो उन्होंने रहकर जगह जगह पर जाकर बताते थे, सेलिब्रेट करते थे कि हम लोग जीत गए ओरली. फिर 5th सेंचुरी में ब्राह्मणों ने ये लिखना शुरू किया तो चीजें और सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आने लगी. तीसरा हमने ये बोला कि 200 BCE से 200 CE के बीच में जब भगवान कृष्ण की बात आई, भगवान कृष्ण की भक्ति में लोग रमने लगे, तब उस समय पर हमने बोला कि ये भगवान विष्णु के इनकारनेशन है, यानी कि विष्णु जी के अवतार है भगवान कृष्ण. तो महाभारत के बारे में लोगों को पता चलने लगा. फिर 4th पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि बिटवीन सिरका 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manusmriti were added. डायडैक्टिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सोशल नॉर्म्स होते हैं. मनुस्मृति के अंदर, जो कि आपकी मनुस्मृति की जो किताब है, उसके अंदर डायडैक्टिक सेक्शंस ऐड ऑन होने लगे कि उस समय पर सोसाइटी में ये लॉ एंड ऑर्डर है और बाद की सोसाइटी में ये लॉ एंड ऑर्डर है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड ऑन होने लगी. फिर आगे बोल रहे हैं 5th पॉइंट क्या है? With these additions, a text which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 1 lakh verses. This enormous composition is traditionally attributed to a sage named Vyas. तो कह रहे हैं कि पहले 10,000 वर्सेस थे महाभारत के, जो लिखा गया था उसके अंदर 10,000 वर्सेस थे, और बाद में वो 1 लाख वर्सेस बन गए थे. और ये जो एनॉर्मस कॉम्पोजिशन की है, ये किसने की है? एक सेज है जिनका नाम है व्यास, यानी कि व्यास ऋषि ने बैठकर महाभारत को लिखा और 10,000 से उसे 1 लाख वर्सेस का बनाया गया. इतनी बात समझ में आ गई? इसको पूरा छोटा कर दो बेटा, वो वाला भी. हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ महाभारत के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लैंग्वेज की बात की कि लैंग्वेज संस्कृत थी और संस्कृत के बाद में सिंपल संस्कृत थी थोड़ी. हमने कंटेंट की बात की, तो कंटेंट के अंदर हमने बात की कि 2 ब्रॉड हेड्स है, एक नरेटिव है और एक डायडैक्टिक है. नरेटिव वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हम स्टोरीज की बात करते हैं, और डायडैक्टिक वो होता है जिसके अंदर हम सोशल नॉर्म्स की बात करते हैं, कायदे कानून की बात करते हैं. लेकिन ये एक वाटर टाइप नहीं है, ये आपस में मिलजुल लेते हैं, यानी कि
कहानियों के अंदर भी कई बार सोशल नॉर्म्स डिस्कस किए गए होते हैं, और सोशल नॉर्म्स बताते वक्त भी हम कहानी के थ्रू बता देते हैं कई बार इस तरीके से। अब इसका ऑथर कौन है? ऑथर कौन है, तो इसके अंदर हमने 5 चीजें डिस्कस की हैं। पहला ये कि वो लोग जो कि युद्ध जीते थे, जो उनके चैरियटर थे, यानी कि जो रथ चला रहे थे, वो लोग जो थे वो जा जाकर जगह जगह पर बताते थे कि अच्छा पांडवों की विजय हुई, और ओरली इसकी बात विक्ट्री की सर्कुलेट होने लगी। 5th सेंचुरी बीसीई के अंदर आपके जो ब्राह्मण थे, इन्होंने इसको लिखने लगा कि ये कुरु राज्य था, ये पंचाल था, यहाँ के कौरव थे, यहाँ के पांडव थे। हाँ, इसके बारे में लिखने लगे तो महाभारत के बारे में पता चलने लगा। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने बात की कि 200 बीसीई से लेकर 200 सीई के अंदर वर्शिप ऑफ विष्णु होने लगी। भगवान विष्णु को लोग मानने लगे, जानने लगे, पहचानने लगे, और उन्होंने बताया कि कृष्ण जो है वो एक इम्पोर्टेंट फिगर है, और कृष्णा जो है वो भगवान विष्णु के क्या है, इनकारनेशन है, यानी कि उनके अवतार है। इनकारनेशन का मतलब अवतार है। कृष्ण किसका अवतार है? विष्णु जी के। तो आगे बोला गया कि सिरका 200 से लेकर 400 सीई के बीच में जो डायडैक्टिक सेशंस है, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स है, वो मनुस्मृति के अंदर दिए गए। हाँ, सो बस इतना ही बताया गया, और फिर ये बताया गया कि 5th सेंचुरी में ब्राह्मण्स ने लिखना शुरू किया। 200 बीसी से 200 सी में भगवान विष्णु के बारे में बोला गया, और फिर कि भगवान विष्णु जो है, उनके जो इनकारनेशन है, अवतार है, वो भगवान श्री कृष्ण है। और फिर 200 ये क्या हो रहा है, ये बेटा पीडीएफ ऐसे क्यों आ रहा है? पीडीएफ सही नहीं आ रहा कृष्णा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। आगे लिखा है कि मनुस्मृति के अंदर इस डायडैक्टिक सेशंस के बारे में बताया गया। फिर एंड में 5th पॉइंट में लिखा गया है कि जो व्यास ऋषि हैं, एक सेज हैं, जो ऋषि हैं जिनका नाम व्यास है, उन्होंने 10,000 वर्सेस से लेकर 1,00,000 वर्सेस तक महाभारत को वो लेकर गए। महाभारत का जो टेक्स्ट है उसको लेकर गए। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट स्लाइड। प्रियांशु जी, वो स्लाइड ठीक से नहीं शो हो रही। तो सही दिखा रहा है। मेरे यहाँ पे तो सही नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज करो। अब कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? 4 और है, 21st है, 3 और। 3 और है। चलिए, अभी करें बाद में करें? बाद में। बाद में भी कर सकते हैं, बट एक तो डेट्स हैं महाभारत की कि क्या क्या डेट्स हैं, डेट्स रही होंगी, और उसके बाद 2 जो स्लाइड्स हैं वो दिखाओ। द सर्च फॉर द कन्वर्जेंस और फाइंडिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ, आर्कियोलॉजी, बीबी लाल की एक्सकवेशन, हस्तिनापुर की फाइंडिंग्स। ठीक है, आगे। और ये है उसके नेक्स्ट लास्ट पेज। One of the most challenging episodes in the Mahabharata is Draupadi's marriage with the Pandavas, an instance of polyandry that is central to the narrative. ठीक है, जो द्रौपदी का हुआ था। तो ये इसमें 3 चीजें हैं। फिर उसके बाद अच्छा ये 4th भी है, महाभारत डायनामिक टेक्स्ट। तो ऐसा करते हैं कृष्णा जी कि आज की क्लास को यहीं पर पॉज करते हैं। ये हमारा मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे का वीडियो बन गया होगा। ये जो 4 स्लाइड्स रह रही हैं, इसको हम कल की क्लास में ये आने वाली 4 स्लाइड्स को कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ में मैं ज्यादा ज्ञान दे दूंगी तो कई चीजें दिमाग के ऊपर से ना चली जाए, क्योंकि महाभारत अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी रहा है। इतनी आसानी से तो समझ में
नहीं आता है एक बारी में, बट आई होप जितना पढ़ा दिया उतना समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ। थैंक यू सो मच। बेटा जी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो।